रियल एस्टेट में सबसे कॉमन फ्रॉड क्या होता है? तो स्किप करो क्वेश्चन, इससे बाकी तो सारे हो ही गए, वो तो सारे बता ही दिए। अब इसमें कैसा हो सकता है कॉमन फ्रॉड, कैसा इसमें करेंगे भाई? पोजीशन डिले होता है। नहीं वो सारे सब वो cover तो up सारे कर कवर हो गए ना। इसमें अगर इतना करेंगे तो फ्रॉड ही इंडस्ट्री हो जाएगी। ठीक है। कॉमन फ्रॉड तो ये होता है कि भैया कैश ले आओ। कॉमन फ्रॉड तो ये होता है, चलो लो इसको, इसकी भी पेलते हैं। हाँ लो इसे मैं इसको एक नंबर 2 नंबर वाला ले लो ना। अभी राइट मनी और ब्लैक मनी ले लो। आग ही लगाओ। चलो तो क्वेश्चन बोल दिया था, बहुत अच्छे फील से बोला था। आंसर ही बोल दूं, क्योंकि गुड़गांव की मार्केट आज की डेट में उतनी अप्रिशिएटेड नहीं है। जो ग्रोथ आ रही थी वो नोएडा ग्रोथ पूरी कर रहा है। गुड़गांव की मार्केट तो सिमट गई थोड़ी सी, कहना नहीं चाहिए। बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और मोटा काम करते हैं। नोएडा की तरफ पीट करके तो सोया हूँ, नमक तो मैंने गुड़गांव का ही खाया है। देखो नोएडा की तरफ मैं अपनी पीठ रख के सोता हूँ कि मैंने नमक तो गुड़गांव का खाया है, फिर मैं बेचने भी नोएडा ही आता हूँ। आपने तो आज नोएडा के राज खोल दिए। मैंने राज ऐसे खोले, जो गलत कर रहा है मैंने उसके भी बोले, क्योंकि मैं बिल्कुल सही बात बोलता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री मेरी है, मैंने नमक खाया है इस इंडस्ट्री का। वाह। कॉल आता है 30 लाख रुपए लगाने हैं और मेरे को कोई दुकान दिलवा दो, तो हम उसे साफ कह देते हैं सर कि 30 लाख आप लगाओ मत कॉमर्शियल में, क्योंकि कोई प्रोडक्ट हम दे नहीं पाएंगे। 2 साल 3 साल एश्योर्ड रिटर्न दे दिया बिल्डर ने, उसके बाद हमने पेन देखी है ना लोगों की। वो लोकेशन भी बहुत स्ट्रांग है, मगर कोई मॉल नहीं चलता वहाँ पे। ऐसा क्यों? 2019 से मैंने कोई ग्रोथ नहीं देखी। 2 4 5 प्रोजेक्ट्स की मैं बात नहीं करता, जैसे 140 में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मैं बात नहीं करता, मगर कॉमर्शियल मॉल्स की आज की डेट में नोएडा मार्केट में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले हैं। बिल्डर कहता है कि हमारी तो बिल्डिंग कंप्लीट है, मगर देखा जाए तो बिल्डिंग के ऊपर लीजिंग भी नहीं हुई है और प्रोजेक्ट भी डिले है। कुछ बिल्डर इतने शरारती हो गए हैं, टॉप फ्लोर की डिमांड आनी है तो वो 2 महीने पहले ही बना नहीं है डिमांड रेस कर देंगे। मतलब कलेक्शन पहले चाहिए उन्हें। कैंसलेशन ऑफ यूनिट, जब भी कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, बीच में अगर कई बार पेमेंट नहीं कर पाता तो बिल्डर तुरंत कैंसिल कर देता है यूनिट। नोएडा के पास आज के समय में एयरपोर्ट भी है, यमुना एक्सप्रेस वे भी है जी। तो क्या नोएडा आज के समय में बैंगलोर को, मुंबई को, हैदराबाद जैसी सिटीज को बीट या कम्पीट कर पाएगा? कि हमारे प्रधानमंत्री आज जेवर एयरपोर्ट इनोग्रेट कर रहे हैं, योगी जी आज सेमीकंडक्टर प्लांट इनोग्रेट कर रहे हैं, क्रिकेट स्टेडियम फॉर्मूला 1 के पास ही वहां पर ऑलरेडी है। यमुना जैसी जगह पर आज की डेट में डेवलपर का रेट 10,000 प्लस है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, जो आने वाले 5 साल में 20-22 हजार रुपए बिकेगी। प्लॉट जो हम 2019 में यमुना पे बेचते थे 40 लाख रुपए का 300 मीटर का, वो आज कुशल जी 2.5 करोड़ प्लस बिकता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में क्या लोग सच में घर खरीदते हैं या फिर एक सपना? कमर्शियल मॉल्स में हजारों इन्वेस्टर्स क्यों फंस जाते हैं? ना लीजिंग ना एग्जिट, पोजीशन मिल जाता है लेकिन रजिस्ट्री सालों तक पेंडिंग क्यों रहती है? बिल्डर्स मेंटेनेंस और ट्रांसफर चार्जेस के नाम पर आखिर कितना कंट्रोल रखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रेरा, अथॉरिटीज और सिस्टम सच में बायर्स की रक्षा कर रहे हैं या फिर अभी भी रियल एस्टेट में लूप होल्स का खेल चल रहा है? इन सभी कंट्रोवर्शियल और डीप सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं नोएडा रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट मनुज गखर। तो चलिए स्वागत करते हैं मनुज जी का। मनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू कुशल जी। आज हम फिर एक नया टॉपिक, एक नया पॉडकास्ट लेके आए हैं रियल एस्टेट के ऊपर। हमने आपके साथ बहुत सारे पॉडकास्ट ऑलरेडी करे हैं और उन सभी पॉडकास्ट ने बहुत धूम मचाई है। जिस बेबाकी से और क्लियर व्यू के साथ आप हमारे सवालों के जवाब देते हैं और वही सवाल एक आम आदमी के सवाल भी होते हैं। कुशल जी, ऐसा होता है कि आजकल क्या है कि इन्फ्लुएंसर बेस्ड मार्केटिंग हो गई है। रियल एस्टेट जो है उसका कड़वा सच हो गया है कि एक ऐसी इन्फ्लुएंसिंग वीडियो बनाओ जो अप्रोच करे और वो प्रोडक्ट सेल हो जाए, मगर हम जो बोलते हैं वो ट्रुथ बोलते हैं या जो हमारा क्लाइंट फील करता है हम उसे बोलते हैं। इवन कुछ इन्फ्लुएंसर आज की डेट में
गलत बोलते हैं तो हम उनको साफ इवन कॉल भी करते हैं कि आप पेड प्रमोशन ना करें, जो एक्चुअल है वो दिखाएं, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में आप भी सरवाइव कर पाएंगे और एक प्रोडक्ट भी सही मार्केट में जाएगा। आप रियल एस्टेट को गलत साबित ना करें एक गलत इन्फ्लुएंस करके, जो कस्टमर परेशान हो और उससे गलत इंप्रेशन जाए रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। तो आपकी नज़र में कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गलत वीडियो बनाकर या लोगों को बरगला रहे हैं और गलत प्रोडक्ट बेच रहे हैं? सर देखो, कोई भी अगर इन्फ्लुएंसर है तो उसका ना एक कमेंट सेक्शन होता है। अगर बिल्डर आकर वहां पर पॉडकास्ट कर रहा है, मैं रिसेंट बात बता रहा हूँ, इवन मैं भी क्लाइंट था उस कॉमर्शियल के अंदर, हम मेरे घर के पास ही है तो मैं भी उसके अंदर क्लाइंट था। तो मैंने देखा एक गुड़गांव का इन्फ्लुएंसर, क्योंकि गुड़गांव की मार्केट आज की डेट में उतनी अप्रिशिएटेड नहीं है और उतनी वहाँ पर क्लाइंट जो है रुका हुआ मार्केट है, एक तरीके से कहते हैं हम, गुड़गांव का आज की डेट में रुक गया है मार्केट। जो ग्रोथ आ रही थी वो नोएडा ग्रोथ पूरी कर रहा है। तो यहाँ के जो ब्रोकर हैं गुड़गांव के, वो नोएडा भी बेच रहे हैं, अपने को मूव कर रहे हैं, क्योंकि एक सेल्स टारगेट उसे कंपनी चलाने के लिए चाहिए, जो उसकी कॉस्टिंग निकले। अगर वो सेल्स यहाँ नहीं कर पा रहा तो वो अपनी डाइवर्ट करेगा नोएडा के पास। हार्डली कितना रास्ता है, नोएडा और गुड़गांव दिल्ली एनसीआर का पार्ट है। तो कहने का मतलब ये है कुशल जी, मैंने उनका रिप्लाई का कमेंट का पूरा पढ़ा, जो मेरा पेन था वो पेन साफ दिख रहा था। मैंने उन्हें मैसेज करा, मैंने कहा आपने ये पेड प्रमोशन करा है? मैंने कहा आपने स्टडी करी है, ग्राउंड रियलिटी करी है बिल्डर की? कह रहा मैंने करी है, मैं बेच रहा हूँ। ये टॉप के जो इन्फ्लुएंसर रियल एस्टेट के है, ये उसके वर्ड हैं। और ग्राउंड रियलिटी मैं कुशल जी बता देता हूँ, मेरी खुद यूनिट है, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि कंपनी खुद सही हो जाए, अगर गलत करेगी तो आगे कोर्ट केसेस ही होंगे, ठीक है। मैं खुद क्लाइंट हूं वहां का। डिले प्रोजेक्ट है, मेल्स का वो रिप्लाई नहीं करते और कैंसलेशन डाल देंगे 100% पेमेंट के बाद, वो ऐसे बिल्डर हैं। आप पोजीशन ले लोगे तो जबरदस्ती मेंटेनेंस आपका 28 रुपए मेंटेनेंस स्क्वायर फीट का, नोएडा के अंदर, नोएडा एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं मैं, कोई रेट ही नहीं है, 28 रुपए स्क्वायर फीट। और उसका मैं बता दूं कुशल जी, 50 रुपए वहां की जो रेंटल मार्केट है ना, अगर किसी ने 50 लाख रुपए का ऑफिस स्पेस लिया है तो वो 28 रुपए का मेंटेनेंस बिल्डर को देगा और उसका रेंटल 50 रुपए नहीं आएगा आज की डेट में, 50-55 से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे 50-55 रुपए में चीजें मिलती हैं। तो 28 रुपए वो बिल्डर को दे देगा, 50 में 22 रुपए के हिसाब से अगर उसकी यूनिट है 700 फुट की, तो आप लगा सकते हैं कितना उसको रेंटल आया, 15-20 हजार रुपए। तो उसकी कॉस्ट तो बिल्कुल मेंटेनेंस में ही निकल जाएगी। और वहां पर जाओ तो सर्विसेज के नाम पे जीरो प्रोडक्ट है, डिले प्रोजेक्ट। और बिल्डर से बात करो कि एम्प्लॉय से बात करो तो वो बताते हैं कि हम तो बना के दे रहे हैं आपको, नोएडा की तो मार्केट ऐसी है, लोगों ने बनाया नहीं, डिले है हमारा, मगर हम बना के दे रहे हैं, हमारी इंटेंशन अच्छी है। तो उनका ये रिप्लाई होता है कि एक तो चोर था, मैं कम चोर हूं। मतलब जो बिल्डर की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला नहीं है, आंसर नहीं आता। हर क्लाइंट वहां पर जाके नेगोशिएशन कर रहा है, जो मैंने देखा है। तो बिल्डर का नाम क्यों नहीं बता पाते आप? कुशल जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मार्केट में पता होती है। हम भी इसी ट्रेड में काम करते हैं, हमें भी काम करना है, हमें भी ऑफिस चलाना है कहीं पर, तो हम चीजों को थोड़ा डिस्क्लोज नहीं करते। मार्केट में सबको पता है सर, ओपन है। हाँ जी। ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो जो बायर होता है वो अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स में घर खरीदता है या सपने? आपके एक्सपीरियंस से आप क्या कहेंगे? देखिए सर, हर अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रोडक्ट जो होता है रियल एस्टेट का, वो सपना ही बेचा जाता है। अगर आप इसे सच मानो या झूठ मानो। ब्राउचर दिखा दिया, ब्राउचर पे पूरी बिल्डिंग दिखा दी, ठीक है, जब मगर वो एक्चुअल में आता है तो कुछ और आता है। टाइल्स तो बताई थी उसने कजारिया की लगाएंगे। आप भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे रहते हैं, ठीक है, अगर कोई 4 साल के पेमेंट प्लान में जा रहा है और लोकेशन पे उसने बस लैंड देखी है और हाई राइज आएगी वहां पर 30 फ्लोर 40 फ्लोर की, वो आएगी 4 साल बाद, तो आपने तो एक सपना ही खरीदा ना बिल्डर से।
अब सपने में वो अथॉरिटीज का अप्रूवल आता है, उसमें फिर रेरा का अप्रूवल आता है, जिससे कि आपका विश्वास बढ़ जाता है। उसके बाद आप देखते हो कि भाई बिल्डर कौन सा है, जिससे कि आपका ट्रस्ट, अगर कोई अच्छा बिल्डर मिल जाता है तो आपको ट्रस्ट मिल जाता है। अब कितने लोग ले पाते हैं, ट्रस्टेड बिल्डर पे आप जाओगे तो वहाँ रेट बहुत ज़्यादा है, और एक कॉमन मैन कैसे अपना सपना पूरा करेगा? वो तो जाएगा रेट के वजह से एक एवरेज बिल्डर पे या कोई स्टार्टिंग के बिल्डर पे। मगर छोटा इन्वेस्टमेंट करना है किसे, या एक मिडिल क्लास आदमी है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है 50 लाख से 1 करोड़ रुपए में कुछ फ्लैट लेना चाहता है, तो वो एक ऐसे सेगमेंट के बिल्डर के पास जाएगा जहां पर उसके बजट में काम हो जाए। मगर वो ब्रांड नहीं है, तो रिस्क तो सर वो बिल्कुल अपने साथ हर टाइम 4 साल तक लेके चल रहा है। ये रिस्क है फैक्टर्स जो मार्केट के अंदर है सर। आज के समय में प्रॉपर्टीज इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी प्रॉपर्टी लेने के लिए पहले 100 बार सोचता है। अगर उसी में एक और भी है कि होम लोन की अगर हम बात करें, होम लोन तभी मिलता है कि अगर हमारा सिबिल का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है। मगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सिबिल स्कोर कम होता है, तो उस केसेस में होम लोन एक आम आदमी कैसे अप्लाई कर सकता है और उसका घर का सपना कैसे पूरा होगा? कुशल जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। आदमी के पास 20-25 लाख रुपए रखे हैं, 50 लाख रुपए रखे हैं, वो 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लेने आता है, उसे 50 लाख रुपए नेचुरली लोन चाहिए। कई बार केस होता है कि उसे 20 लाख देने और 80 लाख रुपए का लोन चाहिए। ये एवरेज प्रॉब्लम है। कई बार होता है उनके क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्ट होते हैं। कई बार होता है उन्होंने पहले कभी कोई प्रॉपर्टी ली थी, बिल्डर हैंड ओवर नहीं कर पाया, तो वो उनकी ईएमआई भी चल रही थी, वहां पर वो फंस जाते हैं। मोस्टली मार्केट में ये देखा गया है, जो लिटिगेशन वाले केस हैं, पहले सबवेंशन चलता था कुशल जी, सबवेंशन प्लान, जिसका आरबीआई ने रोक लगा दी थी। राइट। सबवेंशन में ये होता था कि आपको एक अमाउंट देनी होती थी, लेट से 2%, 5%, 10%, बस उतना देना पड़ता था। उसकी ईएमआई बिल्डर पेड करता था। मगर क्या होता था, बिल्डर डिफॉल्ट हो जाता था, पेड नहीं कर पाता था, मगर सिविल तो क्लाइंट का गया हुआ होता था उसमें, और वो क्लाइंट दोनों तरफ से पेन में होता था, तो लोग ज़्यादातर उसे चलाते नहीं थे बैंक के उसको लोन को, तो वो डिफ़ॉल्ट में आ जाता था। 90 डेज़ के बाद क्रेडिट शीट हिट करती थी। तो इसमें क्या है, लिटिगेशन में जाना पड़ता है क्लाइंट को, और अगर वो एक्सप्लेन कर सकता है कि यहाँ पर बिल्डर डिफ़ॉल्ट में है और आपको सिविल में उसी टाइम मेल करनी है कि यहाँ पर ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, बिल्डर का, मेरा और बैंक का, उसे एक्सप्लेन करें अच्छे से, जिससे कि वो अपनी सिविल को बचा सकते हैं। और कुछ बैंक्स कॉल ले लेते हैं, वरना अगर बैंक नहीं ले रहा तो आजकल हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी NBFCs हैं, तो उनका 1 से 2%, 3% रेट ज़्यादा होता है, मगर एक आम आदमी अपने मकान का सपना पूरा कर सकता है। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। जब कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स में जब पोजेशन मिलता है तो उसके मेंटेनेंस चार्जेस बहुत हाई होते हैं, बिल्डर बहुत हाई मेंटेनेंस चार्जेस करता है, तो इसमें आम बायर के क्या राइट्स होते हैं? सर, कॉमर्शियल में अगर हम बात करें, एक तरीके से कोई लगाम नहीं है कॉमर्शियल इंडस्ट्री में। छोटा क्लाइंट आता ही फंसने के लिए है वहाँ पर। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूँ आपसे, नोएडा में 70% मॉल आज भी फेल हैं। उसका रीज़न ये है, क्या है कि अगर बिल्डर ने बनाया है मॉल और उसके लीजिंग राइट्स खुद रखे हैं तो वो चल जाएगा, क्योंकि वो ब्रांड ले आएगा वहाँ पर, ठीक है। और एक हाई स्ट्रीट बनाता है या मॉल बनाता है बिल्डर, जहाँ पर वो छोटी छोटी यूनिट्स क्लाइंट्स को सेल कर देता है, तो वहाँ पर वो यूनिट्स, वो मॉल 80% नहीं चलता, कामयाब नहीं होता। इवन ईस्ट दिल्ली में भी मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जहाँ पर ये छोटी यूनिट्स बना रखी हैं। छोटी यूनिट्स कैसे बनाते हैं? 200 फुट, 400 फुट की यूनिट्स। अब कुशल जी, इसके अंदर भी एक ट्रैप हो रहा है क्लाइंट के साथ। कॉमर्शियल में जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वो आप खरीदते हो सुपर एरिया पे। लेट्स से आपने 400 फुट की एक दुकान खरीदी, एक्चुअल कारपेट एरिया आपको वो 200 फुट मिल रहा है, 20 बाय 10 की यूनिट मिल रही है आपको। 50% तो बिल्डर वहीं पर उसको खत्म कर देता। एक्चुअल में बिकनी चाहिए कारपेट एरिया पे। और रेरा ने भी कितनी बार कह दिया कि आप यूनिट जो बेचोगे वो कारपेट एरिया पे बेचोगे।
तो बिल्डर क्या गेम करता है, शुरू में सुपर एरिया बताता है, एग्रीमेंट में वो कारपेट एरिया की सेल दिखाता है। तो एक तो ये पॉइंट है। उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पेन ये होता है कि बिल्डर लीज नहीं दे कर पाता, वो बस सेल कर देता है। जब लीज नहीं कर पाता तो मेंटेनेंस देना पड़ता है क्लाइंट को। 2 साल 3 साल 4 साल लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं, उसके बाद वो रीसेल नहीं कर सकते, एग्जिट नहीं मिल पाता, तो वो स्टक हो जाते हैं वहां पर। नोएडा में हर तीसरे चौथे मॉल का यही हाल है। सो नोएडा में ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले हैं। बिल्डर कहता है कि हमारी तो बिल्डिंग कंप्लीट है, मगर देखा जाए तो बिल्डिंग के ऊपर लीजिंग भी नहीं हुई है और प्रोजेक्ट भी डिले है। कुछ बिल्डर इतने शरारती हो गए हैं कि जैसे वो बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान दिया, वो क्या करते हैं कि अभी टॉप फ्लोर की डिमांड आनी है तो वो 2 महीने पहले ही बना नहीं है डिमांड रेज कर देंगे। मतलब कलेक्शन पहले चाहिए उन्हें। एक ये दिक्कत है। दूसरा कैंसलेशन ऑफ यूनिट। जब भी कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, बीच में अगर कई बार पेमेंट नहीं कर पाता तो बिल्डर तुरंत कैंसिल कर देता है यूनिट। 40 लाख रुपए की आपने यूनिट ली है तो एग्रीमेंट में लिखा होता है 10% काट के वो आपके पैसे वापसी कर देता है। सपोज करो 20 लाख रुपए की डिमांड थी, आपने बस 10 लाख रुपए दे रखे हैं, तो बिल्डर 2-3 महीने सब्र करता है और तुरंत कैंसिल करता है यूनिट और आपको 6 लाख रुपए 10 लाख में से 4 लाख रुपए काट के आपको कहता है कि आप अपनी पेमेंट ले जाओ, और उस 6 लाख को भी देने में वो उसको साल लगा देता है। क्लाइंट को अपने राइट्स नहीं पता। जहां पर जो क्लाइंट दब जाता है ये लोग उसे दबा लेते हैं। कॉमर्शियल का ये बहुत गंदा सीन है मार्केट के अंदर। राइट। नोएडा में हम गौर चौक की बात करते हैं। गौर ने बहुत एक्सपेंशन किया हुआ है नोएडा के अंदर। वो गौर चौक की बात करें तो वो लोकेशन भी बहुत स्ट्रांग है, मगर कोई मॉल नहीं चलता वहाँ पे। ऐसा क्यों? सर वहाँ पर जिस डेवलपर ने, मैंने आपको बताया लीज के साथ, मैं नाम नहीं लूँगा, जिस डेवलपर ने मॉल बनाया और उसमें लीजिंग अपने पास रखी, ठीक है, तो वो चलेगा ही चलेगा, सारे ब्रांड्स आ गए। और एक मॉल बनाया जिसमें रिटेल बायर को छोटी छोटी यूनिट भेज दी, सर वो नहीं चल रहे हैं। उसमें ट्रैप होता ही है क्लाइंट, ना उसमें ब्रोकर की जवाबदेही बन रही है। रेरा पे अगर जाता है क्लाइंट तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कंप्लेंट डाल सकता है कि पोजीशन की, बिल्डर कहता है मैंने पोजीशन दे दिया। उसके बाद मेंटेनेंस की लड़ाई होती है तो मेंटेनेंस बिल्डर की ही थर्ड पार्टी होती है, तो वो वहाँ पर नई लड़ाई होती है उनकी। तो कॉमर्शियल में तो सर 2019 से मैंने कोई ग्रोथ नहीं देखी। 2 4 5 प्रोजेक्ट्स की मैं बात नहीं करता, जैसे 140 में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मैं बात नहीं करता, मगर कॉमर्शियल मॉल्स की आज की डेट में नोएडा मार्केट में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर कोई कॉमर्शियल मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फेल हो जाता है तो उसमें रेरा की क्या जवाबदेही है? रेरा किसको पकड़ेगा? रेरा बिल्डरों को पकड़ेगा, अथॉरिटी को पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा? सर 2012 से लेके 16 तक काफ़ी बिल्डर फेल हुए थे कॉमर्शियल के। ITS की लैंड थी और लोगों ने पहले रेरा में केस डाले। जब रेरा में आए केस तो पता चला कि उनकी बुक्स में तो माइनस में है सब कुछ, मतलब कंपनी दिवालिया हो गई है। तो वो फिर NCLT के केस बन जाते हैं। NCLT में IRP अपॉइंट होता है, लिक्विडेशन होती है कंपनी की, सारी क्रेडिट लिस्ट बनती है, और 2016 के वो केस आज भी लोगों को पैसे नहीं मिले। आज भी कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं, IRP भी अपॉइंटेड है। उसमें आज की डेट में क्या है कि नए नए बिल्डर आ रहे हैं, वो अपने ऑफर दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये अब 200 क्लाइंट हैं या 300 क्लाइंट हैं, हमें सस्ते में मिल जाए यूनिट। तो वहाँ पर भी पॉलिटिक्स ही चल रही है, ग्रुपिज्म ही चल रहा है। अभी तक हैंड ओवर बहुत लंबा टाइम लग जाता है सर NCLT से पैसा लेने में एक क्लाइंट को। ये 5-10 साल का हमने देखा है कि 2016 में जो NCLT हुए थे, आज भी वो पेमेंट के लिए तरस रहे हैं लोग सर। राइट। जब कई बार ऐसा देखा गया है कि इन्वेस्टर्स ने या एक आम आदमी ने कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा दिया,
अब वो कमर्शियल मॉल भी नहीं चल रहा है, एक क्लाइंट का पैसा भी फंस गया उसके अंदर, है ना, उसको एग्जिट प्लान का भी नहीं पता, उसको बेचे कैसे। तो ये जो रेगुलरिटीज हैं वो इस सब ट्रैप को कैसे स्टॉप क्यों नहीं करती हैं? सर रेगुलेटरी तक मुद्दे नहीं जा पा रहे। पहली बात तो क्लाइंट का और बिल्डर का जो एग्रीमेंट है ना वो पोजीशन का एग्रीमेंट है। उसके बाद तेरी जिम्मेदारी। हाँ जी उसके बाद तेरी जिम्मेदारी तो कर दी, प्लस एक अकाउंट और प्रॉफिटेबिलिटी कर ली, क्योंकि कमर्शियल में हैवी मेंटेनेंस ले रहा है बिल्डर। बिल्डर का एक तरीके से बिल्डरों ने कमर्शियल में ऐसा बना दिया कि सब लीज की प्रॉपर्टी है, ठीक है, हमने आपको प्रॉपर्टी बेची नहीं है, आप पैसा दे के आप हमारे यहाँ किराएदार हो, क्योंकि पार्किंग ये सारी अपने पास रखते हैं, आपसे पैसा लिया और पार्किंग चमका दी, पार्किंग सारी बिल्डर की अपनी है, और जीवन भर उसका जो पार्किंग चार्जेस है वो बिल्डर खाएगा, एक पार्ट उसने अपने पास रखा, अपने पास रखा। तो गेम पे गेम है, कमर्शियल एक गेम है बहुत बड़ा। कुछ ही बिल्डर हैं जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक प्रोडक्ट वैल्यू दे रहे हैं, मगर यहाँ पर 70% तो मॉल फेल है और 70% मैं कहता हूँ बिल्डर फेल है कमर्शियल में, अच्छे से अच्छा नाम। इसलिए मैं कहता हूँ आपके हर पॉडकास्ट में कमर्शियल बिना एक्सपर्ट के ना आए। ऐसा नहीं है बिल्डर ने गंदी कर रखी है मार्केट, ब्रोकर्स भी हैं। अब कुछ ऐसे ब्रोकर हैं उन्हें ज़्यादा कमीशन दे के बिल्डर काम करा लेते हैं, मगर वो फिर क्लाइंट्स एक ही क्लाइंट लेते हैं, फिर ढूंढते रहते हैं दूसरा क्लाइंट। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप रिटेन करोगे क्लाइंट, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी चलेगी आपकी, आपने करा कि ये अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, आपने बुक्स मेंटेन करी हैं, जहाँ रिटर्न आए वहाँ दो। अब क्या होता है, कुछ ब्रोकरों का काम ये होता है कि भैया ये प्रोडक्ट बेचना, इसमें मार्जिन ज़्यादा है, 10 क्लाइंट यहाँ पकड़ने हैं, अगले साल दूसरे प्रोजेक्ट पे बैठेंगे 10 क्लाइंट यहाँ पकड़ेंगे। तो ये रेरा को स्टिकनेस करनी चाहिए, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी रेरा को कहा था कि काम नहीं हो रहा है। और एक्चुअल में सर कमर्शियल तो ऐसी गंदी मार्केट हो गई है, मेरे को कहना पड़ रहा है कि कोई लगाम नहीं है, और क्लाइंट पैसे लगा के 2 4 5 साल कोर्ट में घूमने नहीं आया, वो फिर सेटलमेंट ही करता है बिल्डर से, या कम पैसों में प्रॉपर्टी बेच के निकलता है। अल्टीमेटली जो लॉस होता है वो एक बायर का ही लॉस होता है। सर मेरे पास कॉल आता है 30 लाख रुपए लगाने हैं और मेरे को कोई दुकान दिलवा दो, मैसेज आता है। जैसे अब ऑनलाइन हमारी सारी चीज़ रहती है तो हमें नहीं जानते उस क्लाइंट को, मगर आता है तो हम उसे साफ कह देते हैं सर कि 30 लाख आप लगाओ मत कमर्शियल में, क्योंकि कोई प्रोडक्ट हम दे नहीं पाएंगे। और अगर 2 साल 3 साल एश्योर्ड रिटर्न दे दिया बिल्डर ने, उसके बाद हमने पेन देखी है ना लोगों की, तो हमने एग्जांपल देते हैं कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि आप परेशान हो। उससे तो आप जैसे अब नोएडा दिल्ली एनसीआर में कुछ नहीं आ रहा, तो दूर जैसे पलवल हो गया या मेरठ हो गया या मुआना हो गया, आसपास के हापुड़ हो गया, यहाँ के जो प्रोडक्ट हो रहे हैं वहाँ पैसा लगाओ अपना, हरिद्वार लगाओ, ऋषिकेश लगाओ, अब जो ऐसी है गोवा हो गया, तो ऐसे प्रोडक्ट लगाओ जो चाबी आपके पास हो और कमर्शियल में राइट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास हो, आप कहीं बिल्डर के नीचे नहीं एग्रीमेंट में फंस रहे हो। यहाँ बहुत दिक्कत आती है कि एग्रीमेंट लीगल तरीके से फंसाता है बिल्डर कमर्शियल के अंदर। एग्जिट प्लान बहुत ज़रूरी है, जैसे आप हमेशा हम अपने पॉडकास्ट में बिल्कुल कहा करते बिल्कुल हैं बिल्कुल कि क्योंकि शुरू से ही हमारा जब पॉडकास्ट हम करना स्टार्ट किए थे, आपका एक ही फंडा है कि एग्जिट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है ऐसी कि प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं जहाँ पर इजीली हम। कुशल जी मेरे साथ सिचुएशंस ऐसी रही कि आप ये देखो, मैंने स्टार्टिंग में बैंक में था पहले 2010-12 में मैंने साथ करा प्रॉपर्टी का, तो 2012 में मेरे को आना पड़ा नोएडा, तो मैंने ज्वाइन करा बिल्डर के पास। बाय डिफ़ॉल्ट 2016 में वो NCLT में चली गई कंपनी, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपीरियंस ऐसे रहे ना, हमने सारी चीज़ें देखी हैं, साइकिल देखी हैं, कि हमें अब समझ में आ गया कि बिल्डर को हम कितना डीप एनालिसिस कर सकते हैं। वही एनालिसिस हम अपने क्लाइंट को देते हैं सर। 2019 में हमने लॉ करी, और वो लॉ हमने
अपनी एक्सपर्टीज़ इसलिए ही कर रखी है सर लीगल कि हमारा क्लाइंट ना फंसे कहीं, हमें किसी से राय ना लेनी पड़े। जो हमने मार्केट में बैकग्राउंड में देखी हैं चीज़ें वो हमारे क्लाइंट को एक इम्पैक्ट देना चाहिए। तो इसी वजह से हम सारा प्रोडक्टिव काम करते हैं और लीगल चेक कर लेते हैं। और बिल्डर की ना एक, आप किसी भी बिल्डर को जाओगे तो उसका ना एक पैटर्न होगा काम करने का। अगर उसके पुराने क्लाइंट जो पिछले जो क्लाइंट हैं अच्छा प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं तो वो बिल्डर बढ़िया है। और बिल्डर जो अच्छा बिल्डर है वो इस चीज़ को देखता है कि मेरा पुराना क्लाइंट खुश है कि नहीं है। और कुछ बिल्डर ऐसे हैं कि वो नए क्लाइंट उनकी सेल्स फोर्स भी चेंज हो रही है सर, उनकी टीम भी चेंज हो रही है। हमारे पास कॉल आते हैं, जैसे हमारे पास सर वो बंदा चेंज हो गया। हमारे पास, मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा, हमारे पास बहुत सारे डेवलपर्स के कॉल आते हैं। जब हमारे पास उन्हीं डेवलपर्स का कॉल आता है, जैसे नए बंदे आए उनके पास, उन्होंने कॉल करा कि हमारे रेरा नंबर होते हैं ऑनलाइन है तो कि ये ब्रोकर हैं, पता चल जाता, लिस्ट होती है, तो कॉल आता है कि आप ये प्रोडक्ट बेचिए। हम कहते हैं हम प्रोडक्ट बेच लेंगे। ये आपका ही क्लाइंट ऑनलाइन हमारे पास कॉल करके आया है, इसने 40 लाख रुपए लगाए थे, आप इसके 40 लाख रुपए ही 3 साल बाद भी मांग रहा है वो, आप दे देंगे? वो कह रहे नई प्रोडक्ट बेचेंगे, हमें तो नया बिल्डर ने नए प्रोडक्ट बेचने के लिए रखा है, हम कमीशन अच्छी दे रहे हैं आपको। मैंने कहा मेरे को ऐसी कमीशन नहीं चाहिए कुशल जी। मैंने यही, मैं जो बात बोलता हूँ आपके पॉडकास्ट में ना सच बोलता हूँ, मैंने यही कहा मेरे को ऐसी कमीशन नहीं चाहिए जिसमें जब क्लाइंट से क्लाइंट ही नहीं बना पाए, क्लाइंट भी फंस जाएगा। आज मेरे 2-4 लाख रुपए कमा के मैं कल को उसकी बद्दुआ लूं तो मेरे को ऐसा पैसा नहीं चाहिए। तो ये मार्केट का फंडा है। राइट, चलो पहुंचते हैं हम सेक्टर 150। सेक्टर 150 नोएडा का, आज के समय में उसको स्पोर्ट्स सिटी भी कहा जाता है और बहुत उभरता हुआ सेक्टर है जी। सो वहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया तो वहाँ की रजिस्ट्री ओपन हो गई। बहुत से लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो क्या उन सबका पैसा बर्बाद हो गया? क्योंकि रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है रजिस्ट्री, मगर अभी तक रजिस्ट्री खुली नहीं है, रजिस्ट्री चालू नहीं हुई है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ऐसा था, वहाँ पर ना स्पोर्ट्स सिटी की एमिनिटीज हैं, जैसे क्रिकेट स्टेडियम हो गया इंटरनेशनल लेवल पे, गोल्फ कोर्स हो गया 45 एकड़ का, ठीक है, स्विमिंग पूल का एरिया हो गया। सर डेवलपर्स ने कुछ डेवलपर्स को ये डेवलप करने थे, तो उन्होंने यूनिट्स बनाने पे ध्यान दिया, एमिनिटीज डेवलप नहीं करी। तो क्या हुआ, ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी से जनवरी में इसका नक्शा सबमिट करा है नोएडा अथॉरिटी ने, और उसमें पूरी क्लैरिटी आई है। और अथॉरिटी एंड डेवलपर्स 3 साल में ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का डेवलप करेंगे। इस वर्डिक्ट से पहले वहाँ पर जो रेट था पिछले साल 1,500-2 हज़ार नीचे आया था स्क्वायर फीट का। अब क्या है, एयरपोर्ट की भी न्यूज़ आ गई और ये न्यूज़ भी आ गई, तो वहाँ का अब रेट दोबारा से 3-4 हज़ार रुपये अप्रिशिएट हो गया। क्योंकि वो सेक्टर ऐसा है जो एयरपोर्ट से 15 से 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर अगर हम एक्सप्रेसवे पे बात कर रहे हैं तो वो 20 मिनट की ड्राइव होती है, ठीक है। और स्पोर्ट्स सिटी का सेक्टर है, लोग आज की डेट में वहाँ रह रहे हैं। टाटा की वहाँ डिलीवरी हो गई है, एल्डिगो की वहाँ डिलीवरी हो गई है, ATS के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमेमें लोग रह रहे हैं। प्रतीक का एक प्रोजेक्ट है जो 1.5 साल में डिलीवर हो जाएगा, कैनरी, जिसमें 12.5 एकड़ में 664 यूनिट्स हैं। और गोल्फ कोर्स फेसिंग 45 एकड़ का गोल्फ कोर्स फेसिंग वो प्रोजेक्ट है। और वहाँ पर प्रेस्टीज की लैंड है, मैक्स का वहाँ एक प्रोडक्ट डिलीवर है, एस के 2-3 प्रोडक्ट वहाँ पर डिलीवर हैं, गोदरेज के 2-3 प्रोजेक्ट वहाँ पर डिलीवर है। तो आज की डेट में 150 सेक्टर सबसे बढ़िया सेक्टर है नोएडा के अंदर। एक वहाँ पर दिक्कत थी रजिस्ट्री की, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आने से वहाँ पर अब OC आने स्टार्ट हो गए हैं, और ये भी बहुत जल्दी वहाँ रजिस्ट्रियाँ होंगी, और सबसे बढ़िया सेक्टर आपको वही मिलेगा नोएडा में देखने के लिए। मनु जी, नोएडा में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका पोजेशन तो मिल गया है मगर रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है। ऊपर से बिल्डर कहता है कि आपको 300 से लेकर 500 तक पर स्क्वायर फीट ट्रांसफर चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये तो बिल्डर की मनमानी है। जी, ये मुद्दा ऐसा है कि ये क्वेश्चन ना किसी पॉडकास्ट में कुशल जी आज तक नहीं आया, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है।
पहली बार ही ये क्वेश्चन मैंने आपने जो स्टडी करा उससे ये हमें मिला है। सर ये बहुत बड़ी पेन है। पहली बात तो आप रजिस्ट्री नहीं करवा पाए, तो गलती किसकी है सर? बिल्डर की है। नोएडा में 3 स्पोर्ट्स सिटी हैं सर। एक है 150 वाली जो अब क्लियर हो गया है, जहाँ 1-2 साल में रजिस्ट्रियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, वहाँ पर ओसी दे रहे हैं बिल्डर, है ना। एक है सेक्टर 74 वाली साइड में, वहाँ पर भी कुछ प्रोजेक्टों में नहीं है क्योंकि वहाँ पर भी स्पोर्ट्स सिटी की तरह लैंड डिलीवर होना था। वहाँ पर को डेवलपर आ रखे हैं, पुराने डेवलपर के साथ दिक्कत चल रही है लैंड की। एक लोकेशन है सर सेक्टर टेक जोन 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, वहाँ पर भी रजिस्ट्री नहीं है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर, 90 एकड़ में विलास हैं, देन 5-5 एकड़ के 4-5 अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे बिल्डर हैं, मगर वो स्पोर्ट्स सिटी की जो पेमेंट्स हैं या इंटरेस्ट पार्ट है वो नहीं गया है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स में ब्रांड के वैल्यू पे फुल पेड लैंड है, जैसे 5-5 एकड़ के फुल पेड लैंड है, तो वहाँ तो क्या कहते हैं बैंक लोन कर रहे हैं, मगर जो 90 एकड़ का जो पैच है उसमें क्या है, डेवलपर ने अथॉरिटी की भी लैंड पेमेंट रोक रखी है, तो वहाँ रजिस्ट्रियाँ भी बंद है और लोन भी बंद है। तो ये जब वो डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर तो बिल्डर की ही गलती है। जब वो डेवलप हो जाएगा, जब वो पेमेंट चली जाएंगी, जब ही वो चीज़ एक क्लाइंट के लिए फ़ायदा होगा। तो ये सिचुएशन है। प्लस सुपर टेक की मैं बात करूँगा, सुपर टेक में रजिस्ट्रियाँ नहीं थी। आज भी काफ़ी लोग हैं जो सुपर टेक में रहते हैं जहाँ पर रजिस्ट्री नहीं है। अमरपाली की एनसीएलटी से जो एनबीसीसी को दिया था, अब रजिस्ट्रियाँ स्टार्ट हुई हैं। अब रजिस्ट्रियाँ थोड़ी थोड़ी करके स्टार्ट हो रही हैं, वहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पेन है नोएडा मार्केट का। हर इंडस्ट्री का एक बिजनेस साइकिल होता है जी। अभी वॉर की सिचुएशन भी है, ग्लोबल मार्केट बहुत अनसर्टेन है, तो अभी नोएडा रियल एस्टेट किस फेज में है? सर नोएडा का जो रियल एस्टेट है, सबसे अच्छी बात है सर, मैंने जो एक साइकिल देखी थी 2014 से लेके 19 तक, ये सबसे हार्ड साइकिल थी। इसमें जो रियल एस्टेट में सरवाइव कर गया वो कर गया, जो नहीं कर पाया उसने इंडस्ट्री छोड़ दी। 2019 से लेके 26 तक सर मार्केट ने रिकवर करा है और अच्छे रिटर्न दिए हैं। आज की डेट में मार्केट क्या है सर, मार्केट में अगर कोई 1 करोड़ रुपए का फ्लैट बेच रहा है ना, अगर उसका नहीं बिक रहा रीसेल मार्केट में, तो वो उसे होल्ड कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मेरा 90 लाख रुपए में बेच दो। समझ रहे हैं आप बात को? तो मार्केट ये टूटा नहीं है कहीं। प्लस जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं सर, जैसे अभी गोदरेज आर्डन आया था सिग्मा में, सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका। सेक्टर 151 में जहाँ स्पोर्ट्स सिटी की बात करिए, वहाँ पर एक्सपोरियन का प्रोजेक्ट आया सर, 16,000 रुपये के रेट के आसपास, वो बहुत अच्छा लॉन्च रहा। सर अभी शोभा आया सेक्टर 1 में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, सर रेट था उसका 14,888 रुपये, जीएसटी वीएसटी लगा के 16,700-800 की वो कॉस्टिंग बनती है सारे ऑल इंक्लूसिव की। वो भी सर 300-400 यूनिट बिल्डर ने बेच दी, 650 यूनिट खोली थी। तो मार्केट अगर ख़राब होता तो सर ये नहीं बिकती। और ये वॉर सिचुएशन में ही शोभा वाला प्रोजेक्ट आया है, रिवाना। और प्रोजेक्ट तो सर शोभा, कुछ बिल्डर ऐसे हैं कि सर पैसे ज़रूर ज़्यादा लेते हैं, मगर वो अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे, 1450 पैरामीटर शोभा बनाता है। अगर किसी ने बेंगलोर में देखा हो, या किसी ने दुबई में शोभा को देखा हो, या किसी ने गुड़गांव में देखा हो, तो वो तो क्लाइंट रिपीट होता है। मगर जो नया क्लाइंट आता है वो मार्केट में कंपैरिजन जरूर करता है कि मेरे को एक ही लोकेशन में 12-13 हज़ार रुपये पे चीज़ मिल रही है और दूसरी उसी लोकेशन पे मैं 16.5 में क्यों दूँ। मगर हमें एक बिल्डर को बताना पड़ता है कि हमारा भी रिस्क कम हो जाता है सर। अगर हम कोई प्रोडक्ट अच्छा दे देते हैं ना, तो उसमें हमारा भी रेरा नंबर होता है। हम कल को कंप्लाइंस में क्यों आएंगे सर, लिटिगेशन में क्यों आएंगे अगर हैंड ओवर कोई बिल्डर नहीं कर पाएगा। तो हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी ये होती है कि हम एक ब्रांडेड डेवलपर दें या एक एथिकल डेवलपर दें। ऐसा नहीं है मैं नोएडा के बिल्डर को डीमोटिवेट नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम करा है। तो उसमें भी कुछ ऐसे हैं जिनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है और जो निकल के भी आए हैं बाहर,
जो पहले छोटे बजट होम बनाते थे, आज वो जेपी के अंदर हम्म, प्रीमियम 10 करोड़ रुपए 5 करोड़ की इन्वेंट्री बेच रहे हैं। हम्म, इसी मार्केट से हम्म, हमने उनके साथ काम भी करा है। हम्म, तो हर तरीके का बिल्डर है, और हमने ऐसो के साथ भी काम करा है कि जो जिनके आज तक पे भी ऐड आते थे हम्म, और जिनके पास 2000 की टीम भी थी, हम्म, वो फिर जेल में भी बैठे हैं। फेल हो गए। तो ये इंटेंशन है सर, टोटली रियल एस्टेट एक इंटेंशन का गेम है, इंटेंशन बेस्ड इंडस्ट्री टोटल। अगर आपने इसमें सीधे सीधे चलोगे, धीरे चलोगे, अच्छा काम हो जाएगा। आप कहोगे मेरे को आज ही सारा काम करना है, तो आप 6 महीने साल भी नहीं टिक पाओगे। मैंने ब्रोकर्स भी देखे सर, बड़े बड़े ब्रोकर्स देखे, ठीक है, उन्होंने प्रॉफिट के लिए काम करा, पहले ब्रोकर्स थे, आज वो डेवलपर भी बन गए। अब रिसेंट में सर हमारे पॉडकास्ट तो पहले आ गए, हमारी किस्मत अच्छी है, अब वो पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं अपना, है ना। अब वो मार्केट को अब साफ गंदी करने के बाद अब साफ करना चाहते हैं, राइट। समझ रहे हैं आप। गेम ऐसा खेलो जो ऑलवेज क्लीन हो। नहीं सर, क्लीन होगा ना अगर गेम खेल रहा हूँगा, ठीक है, अगर मैं आपके पॉडकास्ट में कुछ बोल रहा हूँ और मार्केट में कुछ और कर रहा हूँ, तो मेरा सर्वाइवल ज़्यादा दिन नहीं चलने का, वो मेरे को पता है, ठीक है। अगर मैंने करा है साफ काम, ठीक है, और आज उसको मैं पॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ, तो वो ठीक है। और वही चीज़ है। और मेरे पास सर कॉल आती है ना, अगर मैं ऑनलाइन भी मेरे पास क्वेरी आ रही है, तो मैं सर आधी से ज़्यादा क्वेरी ना ये आती है कि मैं इस बिल्डर का परेशान हूँ, जिन बिल्डरों से हम काम नहीं करते, और नया बिल्डर क्लाइंट आता है कि हमें कुछ बता दो, एश्योर्ड रिटर्न ये बता दो। हमने हर पॉडकास्ट में आपके मना करा है एश्योर्ड रिटर्न। हम खुद ऐसा काम करना चाहते हैं कि जहाँ पर क्लाइंट को रिटर्न हो और उसके घर में दूसरी इन्वेस्टमेंट हो, तो वो हमें ही बुलाए। एक ब्रोकर की क्लाइंट के प्रति क्या जवाबदेही होती है? सर सबसे पहले तो अगर ब्रोकर भी एक इंसान ही होता है, ठीक है, सबसे पहले वो साइट विजिट करने जाता है ना, अगर उसे अपील हो जाए, मैं जाता हूँ किसी साइट पे कि मैं काश ये फ्लैट ले लूँ, राइट, सबसे पहले ब्रोकर की ये इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं जिस प्रोडक्ट में गया वो मैंने खरीद लिया, तो सर वो मेरा ना एक्सपोनेंशियल बिकेगा, क्योंकि मेरे को फेथ आ गया उसके अंदर। इवन मैं जिस सोसाइटी में भी रहता हूँ ना सर, नोएडा में, पहले मैंने खरीदा और उसके बाद मैंने 10 से ज़्यादा फ्लैट बेचे वहाँ पर, और उस बिल्डर का कमाल ऐसा था कि पोजीशन होते तक 3 क्लाइंट एक ही फ्लैट में प्रॉफिट लेके गए हैं, इतनी ग्रोथ दी है सर। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, मगर आपको अप्लाई कहाँ करना है ये डिपेंड करता है कि अगर आपने मार्केट में काम करा है। ये नहीं है कि हर सारे ABC से लेके Z तक सारे अल्फाबेट एक से होंगे, नहीं, वो आपको चेक करना है कि कौन से बिल्डर के साथ आपको जाना है। नोएडा लगातार एक्सपेंशन कर रहा है, एक्सपेंड हो रहा है जी, नई अथॉरिटीज आ रही हैं जी, नोएडा के पास आज के समय में एयरपोर्ट भी है, यमुना एक्सप्रेसवे भी है, जी। तो क्या नोएडा आज के समय में बैंगलोर को, मुंबई को, हैदराबाद जैसी सिटीज को बीट या कम्पीट कर पाएगा? कुशल जी, इसको हम ऐसे आकलन कर सकते हैं, जो लोग बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे रियलिटी के प्रोग्राम्स आते हैं, वो आज की डेट में ना सर बेंगलोर की कोई बात नहीं करता, हैदराबाद की कोई बात नहीं करता, दुबई की भी बात नहीं करता। आज की डेट में वो बात पता है कहाँ की करता है कि हमारे प्रधानमंत्री आज जेवर एयरपोर्ट इनोग्रेट कर रहे हैं, योगी जी आज सेमीकंडक्टर प्लांट इनोग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला 1 नोएडा के अंदर ऑलरेडी है, क्रिकेट स्टेडियम फॉर्मूला 1 के पास ही वहाँ पर ऑलरेडी है। यमुना जैसी जगह पर आज की डेट में डेवलपर का रेट 10,000 प्लस है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, जो आने वाले 5 साल में 20-22 हज़ार रुपये बिकेगी। प्लॉट जो हम 2019 में यमुना पे बेचते थे 40 लाख रुपए का 300 मीटर का, वो आज कुशल जी 2.5 करोड़ प्लस बिकता है। आपने तो आज नोएडा के राज खोल दिए। बिल्कुल, मैंने राज ऐसे खोले, जो गलत कर रहा है मैंने उसके भी बोले, क्योंकि मैं बिल्कुल सही बात बोलता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री मेरी है, मैंने नमक खाया है इस इंडस्ट्री का। वाह,
अगर किसी ने गलत करा है, अब मैंने सर एक इन्फ्लुएंसर की मैंने वीडियो देखी थी, ये बात मैंने इसलिए कही, और गुड़गांव का इन्फ्लुएंसर है वो, अब गुड़गांव की मार्केट तो सिमट गई थोड़ी सी, कहना नहीं चाहिए, नोएडा की उठ रही है, तो इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और आ गए नोएडा। तो इन्होंने रील बनाई, बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और मोटा काम करते हैं। मैंने एक आइडिया बता रहा हूँ कि आज मैं नोएडा की तरफ पीट करके तो सोया हूँ, नमक तो मैंने गुड़गांव का ही खाया है, फिर मैं बेचने भी नोएडा ही आता हूँ। आप देख रहे हैं डुअल इम्पैक्ट। तो ये टेक्निकल एक क्लाइंट को खींचने वाली बात है, मगर एंड में जब जाओगे ना आप उसके पास, निकलेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। बस वो इन्फ्लुएंस करने का सर तरीका होना चाहिए ना। तुम हमारे नोएडा को कैसे गलत कह रहे हो, गुड़गांव, मैं तो ऑल इंडिया कह रहा हूँ, मगर आज की डेट में मेरे को कहना पड़ा ना, भाई नोएडा आओगे तो नमक तो तुम बिल्डर का खाओगे ही ना, कमीशन लेके जाओगे, तो ऐसा मत करो ना। ये कहानी है। तो अंत में हम कहें कि ये व्यूअर्स की समझदारी है कि वो किसी प्रोजेक्ट को अपने दिमाग से खरीद रहे हैं या फिर किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख के वहाँ प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। सर टोटली इन्फ्लुएंसर बेस्ड मार्केट हो गई है रियल एस्टेट। गुड़गांव की मार्केट कैसे चलती थी? इन्फ्लुएंसर बेस्ड थी सर। यहाँ जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे ना, या जो वैसे भी थे, जो नॉन इंडस्ट्री रियल एस्टेट के इन्फ्लुएंसर थे, अरमान मलिक की बात करता हूँ सर, मैं नाम लेके बात कर सकता हूँ, जिसकी 2 वाइफ हैं, जो वो चलता है, 2 हैं 3 है पता नहीं, 2 तो शो होती हैं, तो वो दुबई जाके सर उनने प्रॉपर्टी का काम करा। विवेक ओबराय हमारी इंडस्ट्री के, उन्होंने वहाँ पर रियल एस्टेट का बहुत अच्छा काम करा। मगर अब ये तो कहीं पर भी हो सकता है वॉर वाली सिचुएशन, मगर जिसे हम सेफ हेवन कहते थे, आज की डेट में वो टोटल इन्फ्लुएंसर बेस बिक रहा है सर। वहाँ की कोई सी भी कंपनी उठा लो आप, ब्रोकर की ना, वो सारे जितने भी ब्रोकर हैं, इवन एक तो ब्रोकर मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, उसने अपना चैनल ही खोल दिया। जैसे कपिल के शोज होते हैं ना, वो आजकल काम तो है नहीं, तो वो बैठ के वहाँ पर लाफ्टर चैलेंज ही चल रहा है उनका, समझ रहे हो? तो इंडस्ट्री ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर हम क्लाइंट के पेन को समझ सकें। ऐसे हम आपसे पॉडकास्ट करे हैं ना हमने सर, हमने 4 5 6 और 6 पॉडकास्ट हमने बाहर भी करे होंगे। आज की डेट में 10 से ज़्यादा हमने पॉडकास्ट करे हैं, तो हमने किसी में भी सेल नहीं करी सर। हमने पेन समझी है क्लाइंट की, और जो मार्केट का ट्रेंड है वो बात करी है। हमने कहीं इन्फ्लुएंस नहीं करा कि आप जबरदस्ती ये लो। और अगर हम किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कि ये ब्रांड कैसा है। पहली बात तो 100 साल पुराना ब्रांड है, हम उनके साथ एसोसिएटेड हैं। इतने विश्वास से हम वहीं बात कर सकते हैं जहां हम खुद अपना पैसा लगा सकते हैं। रियल एस्टेट में सबसे कॉमन फ्रॉड ये है कि आदमी को लालच होता है कि भाई मैं जीएसटी ना दूं 5% का, बिल्डर को कैश अमाउंट दे दूं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा हूं तो 50 लाख रुपए कैश दे दूं। वहाँ वो फंस जाता है। जहाँ उसके मन में आ जाता है ना कि मैं कैश दे दूं, वहाँ उसकी बुक्स हो जाती हैं हल्की। कल को वो कंपनी फेल हो जाए तो 50 लाख रुपए ही क्लेम कर सकता है गवर्नमेंट के हिसाब से, क्योंकि वो इंसॉल्वेंसी में जाएगा। तो इंसॉल्वेंसी में तो जो पैसा प्रूव कर सकोगे वो लेगा। पहले तो अपना रिस्क उसने वहाँ कम कर लिया। दूसरा, कल को आपका और बिल्डर का कोई विवाद हो जाता है, जब भी आप उससे वाइट वैल्यू ही क्लेम कर सकते हैं। तीसरा, इनकम टैक्स का आपको हमेशा रिस्क रहेगा। तो सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि आप टोटल वाइट में खरीदो, कैश जहां आप दोगे तो आपका रिस्क इन्वॉल्व रहेगा प्रॉपर्टी के साथ। गोल्ड, SIP और रियल एस्टेट, विच इज मोर प्रॉफिटेबल? सर मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अब हूँ, इससे पहले मैं फाइनेंशियल प्लानर ही था। SIP और गोल्ड की इन्वेस्टमेंट मैंने लोगों को कराई है। गोल्ड जो है हम जो लेते हैं वो एक ऑर्नामेंट के थ्रू देखा जाता है सर, या एक रिटर्न जो आता है वो लॉन्ग टर्म में आता है हमारा। रियल एस्टेट को हम यूज कर सकते हैं सर। और रियल एस्टेट का ऐसा है कि एक सबकी इच्छा होती है कि मैं अपने हाथ से एक मकान बनाऊं अपनी लाइफ में,
तो ये फीलिंग होती है सर। और लोग रियल स्टेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। SIP तो एक मोड है सर फाइनेंशियल प्लानिंग का। सपोज करो मेरे को 20 साल के लिए एक बढ़िया सी अमाउंट जोड़नी है और कंपाउंडिंग इफेक्ट चाहिए, तो लोग 1000 रुपये से लेके 10,000, 15,000, 20,000 रुपये तक की एक मंथली SIP कर देते हैं, जो 12% से 20% जितना लॉन्ग टर्म में जाएंगे और अच्छा फंड होगा तो वो रिटर्न देते हैं। और अगर सपोज करो 18% का रिटर्न आ रहा है और 20 साल की मैं कंपाउंडिंग करता हूँ और मैं 5 या 10,000 रुपये लगाता हूँ, तो ये करोड़ों में चली जाती है अमाउंट, क्योंकि वो कंपाउंडिंग होता रहता है ना, हमारा कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोडक्ट हो गया सर SIP। गोल्ड हो गया सर एक हमारा, या तो लोग अपनी ज्वेलरी के लिए खरीदते हैं, आज की डेट में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, मगर अब जो वॉर वाली स्थिति हुई तो वॉर में ना गोल्ड बहुत तेजी से भागता है। इस बार गोल्ड नहीं भागा क्योंकि वॉर की सिचुएशन में कुछ कंट्रीज ने अपना गोल्ड बेचा भी। इवन UAE ने 30% डिस्काउंटिंग पे सुनने में आया है कि बेचा था, जिससे कि मार्केट से जो अप होना था वो नहीं हुआ। क्रूड के वजह से दिक्कत हुई, क्रूड बहुत तेजी से बढ़ा, 50% आज की डेट में क्रूड बढ़ा हुआ है, जिससे कि आज LPG की भी हम देख सकते हैं कि कितनी शॉर्टेज है, पेट्रोल की भी सुनने में आ रहा है। तो ये सारे इम्पैक्ट जो हैं सर, रियल एस्टेट हमेशा एक सेफ हेवन है। और दुबई के साथ ये हुआ, जो लोग दुबई में पैसा लगा रहे थे यहाँ से, वो अब इंडिया में लगाएंगे। और इंडिया में सबसे बढ़िया ग्रोथ स्टोरी आज की डेट में दिल्ली NCR में, नोएडा की चल रही है सर, क्योंकि हर थोड़े दिन में कोई ना कोई गवर्नमेंट बूस्ट करती है न्यूज़ को। 2016 में रेरा आया था, उसके बाद से जो डेवलपर डाउन हो रहे थे उन्हें SBI से फंडिंग हुई, फंड्स ने सपोर्ट करा उन्हें, क्योंकि लैंड कॉस्ट बढ़ चुकी थी। तो आज की डेट में जो प्रॉब्लम थी वो कम होती जा रही हैं, उसे सॉल्व कर रहे हैं। मगर आज जो हमने आपसे डिस्कस करी है, एक जो नई प्रॉब्लम आने वाले टाइम की जो खड़ी होगी, वो छोटे इन्वेस्टर की रिटेल की होगी। छोटी यूनिट्स, कॉमर्शियल की जो छोटी यूनिट्स है ना, ये पेन जब बढ़ेगा ना तो मास रिफॉर्म लाएगा सर। ये आज लाए, साल बाद लाए, 2 साल बाद लाए, 3 साल, अगर बिल्डर अपना तरीका चेंज नहीं करेंगे तो लोग फंसते रहेंगे उसके अंदर। बिना करोड़ों लगाए हम रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? सर रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए एक आपको नेटवर्क चाहिए होता है। जो लोग सोशल लाइफ में अच्छे हैं, ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, ठीक है। ट्रांजैक्शन करनी आनी चाहिए आपको। जो भी आप देखो डेवलपर थे, बड़े बड़े डेवलपर जो थे, सुपरटेक की बात करता हूँ मैं या अमरपाली की बात करता हूँ, ये पहले इंदिरापुरम साइड बनाते थे सर, फ्लैट्स बनाते थे। नोएडा अथॉरिटी ने लीज पे ज़मीन दी, 10 साल की लीज पे, तो इन्होंने ये बड़ी ज़मीन पे लोगों को फ्लैट बेचे, ये डेवलपर बन गए। आज की डेट में अथॉरिटी क्या करती है, 100% पेमेंट लेती है 90 डेज में, ये इसी रीज़न से। और कुछ लोग करते हैं सर रेंटिंग का काम करते हैं, कुछ लोग करते हैं सेकेंडरी मार्केट का काम करते हैं, रीसेल का, कुछ लोग करते हैं कि फ्रेश जो अलॉटमेंट्स आती हैं वो काम करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि नियर 1 साल के पोजीशन वाली प्रॉपर्टी बेचते हैं, कुछ कॉमर्शियल का काम करते हैं, कुछ कॉमर्शियल लीजिंग ब्रांड्स का काम करते हैं। तो ये इंडस्ट्री में आपको कहाँ, आपकी क्या उसमें वो है, लाइक आप किस वर्टिकल में काम किस करना वर्टिकल चाहते में हैं? काम चाहते हैं आपका, और क्या एक्सपर्टीज है आपकी, तो वो आपको डिसाइड करनी है। तो उसी टाइप का क्लाइंट आपके पास आएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो बीजेपी के आने से, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इससे हमारी रियल एस्टेट की मार्केट मजबूत हुई है? सर देखो, एक टाइम ऐसा आया था 2016 से 18 तक, मैंने क्या, हर ब्रोकर ने 19 तक सर्वाइवल मोड काटा है। इवन सर 6-6 महीने प्रॉपर्टी नहीं बिकती थी हम लोगों की, ठीक है। हम कैसे सर्वाइव करते थे हमें पता है। तो कुछ लोग छोड़ गए वहाँ से, वो सर्वाइवल टाइम था। बीजेपी ने आके सर सबसे बढ़िया करा, योगी जी आए थे यहाँ पर उस टाइम,
लोग फंसे हुए थे, फ्लैट्स नहीं मिल रहे थे, ईएमआई भी दे रहे थे, रेंट भी दे रहे थे। तो उन्होंने, जैसे टाटा आज की डेट में डिलीवर हो गया, टाटा नहीं आता सर यहाँ पर, टाटा जैसे ब्रांड को ये योगी जी ही लेके आए हैं। नोएडा की मार्केट को अथॉरिटी में जब योगी जी आए थे तो 6,500 करोड़, 3,000 करोड़, 6,500 करोड़ का कर्जा था अथॉरिटीज़ पे। 2 अथॉरिटियाँ, नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, वो आज प्रॉफिट में है क्योंकि ऊपर पूरी करप्ट थी अथॉरिटी भी सर। पहले इन्होंने पूरा वो चेंज करा अथॉरिटी का सिस्टम, फिर इन्होंने कानून ऐसे बनाए, रेरा को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करा, बिल्डरों पे थोड़ा सा रेरा से कानून से उन्हें लगा, फिर कुछ डेवलपर्स जेल गए जो गलत कर रहे थे। आपने देखा होगा सेक्टर 94 में सुपरटेक की, एमराल्ड कोर्ट की 2 बिल्डिंग बम से उड़ाई थी। राइट, बम से उड़ाना बहुत बड़ी बात होती है सर एक सेक्टर के अंदर। तो ये इसलिए था, दहशत नहीं फैलानी थी, एक एग्जाम्पल देना था कि हम इतने सिक्योर कर रहे हैं आपको कि अगर कोई गलत करेगा तो हम शहर के बीच में बिल्डिंग उड़ा भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, पैरामीटर्स बीजेपी ने सर सही करा। मनु जी, आपको क्या लगता है आने वाले 10 साल में रियल एस्टेट मार्केट, नोएडा का रियल एस्टेट मार्केट, ये क्या 10 गुना हो जाएगा? सर 10 गुना तो नहीं होगा, ना 5 गुना होगा, ना 20 गुना होगा। ये नेक्स्ट दुबई जरूर बन जाएगा। अच्छा। ये जो अब रीज़न बताता हूँ कि अब दुबई जाते हो, शेख जायद रोड है, वहाँ पर ना शेख्स क्या करते हैं कि सुंदर सुंदर बिल्डिंग बनाते हैं अलग अलग। वो बिल्डिंग सर अब यहाँ पर हो गई है ब्रांडेड रेजिडेंसी। जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर की कंपनियां हैं, वो इंडिया में कोलैबोरेशन के साथ आ सकती हैं। तो वो इन डेवलपर्स के साथ धड़ाधड़ आ रही हैं सर। यहाँ भी गुड़गांव में भी बना रही हैं। तो सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सॉलिड है नोएडा का, ठीक है, एयरपोर्ट भी आ गया, फ्लाइट्स अब साल में बढ़िया चलें, 2 साल में जो टाइम लेगा क्योंकि 12,000 एकड़ का है, ठीक है ना। तो अब टोटल फॉर्च्यून 500 जो हम कहते हैं कंपनीज, डाटा सेंटर्स हो गए सारे, हर कंपनी का नोएडा की तरफ रुझान है कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पर। वीवो की बात करें, वहाँ पर प्लांट है वीवो का। पतंजलि की बात करें तो यमुना में पतंजलि की लैंड है। तो सारे जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं ना सर, वो अपनी इंडस्ट्री डाल रहे हैं। सो मनु जी, आज के डेट में अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई फ्लैट या कोई घर लेना चाहता है नोएडा या दिल्ली एनसीआर में, तो उसके पास आज के समय में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? सर टोटल इन्वेस्टमेंट जो डिपेंड करती है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि बजट कितना है क्लाइंट का। अब अगर मैं बात करूँ नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे की, यमुना में सेक्टर 22D है, वहाँ गोल्ड के भी प्रोजेक्ट हैं, एस के भी प्रोजेक्ट है, एल्डिगो, पूर्वांचल, वीवीआईपी, ये सारे सर 10 से 12,000 रुपये की रेंज में आज की डेट में ऑप्शन ऑल इंक्लूसिव में मिल रहे हैं। तो ये 4 साल के पेमेंट प्लान्स में मिल रहे हैं। किसी का बजट हो 1.5 से 2 करोड़ रुपए का, तो वहाँ आराम से सर 1,800 से 2,000 फुट की इन्वेंट्री मिल जाती है। तो वो वहाँ जा सकता है। और आने वाले टाइम में वो एप्रिसिएशन ही है क्योंकि वो एयरपोर्ट से 15-20 किलोमीटर दूर लोकेशन है। उसके बाद सर एक सिद्धार्थ विहार की लोकेशन है यहाँ पर, जहाँ पर प्रेस्टीज का प्रोडक्ट आया था। वहीं सर वेव सिटी है, वेव सिटी में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। देन आदित्य सेलिब्रिटी सिटी है, आदित्य वर्ल्ड सिटी है सॉरी, तो वहाँ पर भी वीवीआईपी का नवा प्रोजेक्ट है जो इसी साल डिलीवर हो रहा है। उसमें भी सर आज की डेट में मार्केट, जैसे आप कह रहे हो कि वॉर की वजह से थोड़ा पेन है, तो पेमेंट प्लान दे देता है बिल्डर ना, बिल्डर यहाँ खेल जाता है। तो 30-70 के पेमेंट प्लान चल रहे हैं मार्केट के अंदर, जो 1 साल के अंदर पोजीशन है। तो जिससे जो प्लान कर रहा हो, बहुत अच्छा टाइम है। इवन अब गवर्नमेंट रेट कट कर रही है, होम लोन सस्ते हो रहे हैं, तो जिससे कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि बूस्ट करें रियल एस्टेट को, रेवेन्यू इंक्रीज हो, उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो। इवन क्लाइंट के लिए भी, एक बायर के लिए भी अच्छा होता है कि कम, जहाँ जिसे 20 लाख का लोन बनना होता है, रेट कम होता है, तो उसे 25 लाख बैंक दे देता है इजली, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। प्लस सिद्धार्थ विहार हो गया नोएडा के अंदर सर, जैसे मैंने बात करी आपकी, शोभा आया है, शोभा रिवाना सर 16,000-17,000 रुपये में, जो एंड यूज़र हो, जो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, 4 साल में खुद रहना चाहता हो,
या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट लेना चाहता हो कि जो लाइफ लॉन्ग उसे रखनी है, रेंटल भी बढ़िया आ जाता है ऐसी प्रोडक्ट का, और कभी भगवान ना करे बेचना पड़े तो बढ़िया पेमेंट भी दे जाता है प्रोडक्ट को। गोदरेज आर्डन बहुत अच्छा रहा, अभी भी कुछ इन्वेंट्रीज हैं, अगर कोई लेना चाहे बड़े साइजेस तो 3 बेडरूम प्लस साइजेस उसमें अवेलेबल हैं 2100-2400 के करीब। तो वो भी सर 12,000 के आसपास का प्रोडक्ट आया था, तो ऑल इंक्लूसिव में 14,000 के करीब ग्रेटर नोएडा में मिल जाता है। उसके अलावा हमारी बात करते हैं हम एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, तो एक्सप्रेस वे में सर जो इन्वेंट्री अभी मैक्स आया था 10 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री आती है, मगर वो क्लाइंट बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि कम फ्लैट होते हैं, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट बना देता है बिल्डर, और एक आपको लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी क्लाइंट के लिए लोकेशन भी अच्छी हो जाती है, वो सेक्टर 100 के आसपास की एक्सप्रेसवे की लोकेशन हो जाती है, नियर टू दिल्ली। तो ये सर मैंने ओवरऑल आपको आज पूरा बता दिया कि नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में क्या ऑप्शंस हैं। अगर कोई रियल एस्टेट ब्रोकर एज अ करियर चूज करना चाहता है तो क्या ये प्रॉफिटेबल करियर होगा? कि कुछ बच्चे जो आना चाहते हैं वो एमबीए भी करके आ सकते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट एमबीए प्रोवाइड करा रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर। तो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, और ज़्यादातर लोग आज की डेट में प्रोफेशनल हैं इसके अंदर। रेरा ने भी, जो रेरा का पेपर है, पहले क्या होता था कि कोई भी अप्लाई करता था, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड देता था, उसे रेरा नंबर मिल जाता था फीस जमा करने के बाद। आज की डेट में 3 दिन की 9 बजे से 5 बजे तक की 3 दिन की फुल फ्लेज ट्रेनिंग है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल करते हैं, उसमें सारा लॉ पढ़ाया जाता है। उसके बाद टेस्ट होता है, अगर आप टेस्ट पास कर लोगे तो आपको लखनऊ सर्टिफिकेट मिलेगा, पूरी गाइडलाइन से बंदा आता है। अगर आप पास नहीं कर पा रहे तो आप इस सिस्टम में नहीं आ सकते। आपको लीगल भी होगा, टैक्सेशन में भी पूरे गाइड होगा, कैश डीलिंग आपने नहीं करनी, पूरी फेमा और सारी चीज़ सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। उस हिसाब से आप, अब ये भी इंडस्ट्री इजी नहीं है। राइट। तो आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, 2026 ये जो ईयर चल रहा है अभी, तो इस ईयर हमें प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए बाकी सारी सिचुएशन को कंसीडर करते हुए, या फिर हमें वेट करना चाहिए? सर ये 2026 में लोग क्या प्लान कर रहे हैं, जो हमसे ज़्यादा समझदार लोग जो डिले कर रहे हैं, वो पेमेंट प्लान्स ले रहे हैं सर, और वो 4 साल के लिए ले रहे हैं। सर आज मार्केट में आपको प्रोडक्ट आया कोई, डिलीवरी तो वो 4 साल बाद मिलेगी। जैसे आप SIP लगाते हो ना सर, ऐसे ही अगर कुछ लोग होते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी होती है, वो रियल एस्टेट को एक SIP की तरह चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान को, कभी 5% जा रहा है, कभी 10% जा रहा है। सपोज करो मैं एक 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदता हूँ और मैंने 4 साल में पेमेंट करनी है उसकी, तो लगभग सर मैं 30-35 लाख रुपए 1 साल में दे रहा हूँ, और मेरे को लोन भी मिल जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी इन्वेस्टर होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि भाई उन्होंने प्लान करना ही है, इन फ्यूचर 4 साल में उन्हें चाहिए ही, तो वो भी इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी लेने के लिए ना कभी भी कोई राइट टाइम नहीं होता। आप किसी भी 80 साल के बंदे के साथ बैठ जाओगे ना, तो वो ये कहेगा कि ये वाली लैंड ना 10,000 रुपए की मिल रही थी या 2,000 रुपए की मिल रही थी, यही बात होती है, और आज वो करोड़ों की होती है। तो वही सर, आज मैंने खरीद ली ना कोई प्रॉपर्टी, तो वो 2 साल 5 साल बाद ना सर एक अच्छा रेट दे जाएगी, अगर वो लीगल ठीक है। तो प्रॉपर्टी खरीदने का कोई टाइम नहीं होता। मेरे पास अगर पैसे हैं ना और मेरी लिक्विड स्थिति है, तो मेरे को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करना चाहिए। मैं खुद अपना 80% पैसा सर रियल एस्टेट में रखता हूँ। राइट। सो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज फिर हमने इस पॉडकास्ट के अंदर, रियल एस्टेट के पॉडकास्ट के अंदर, बहुत ऐसे अनटच्ड क्वेश्चंस को टच किया है जो एक आम आदमी के सवाल होते हैं, चाहे वो फ्लैट के ऊपर हो, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर हो। कुशल जी, आज ना मैंने एक चीज़ और है, मे बी मैं सताया हो सकता हूँ कॉमर्शियल में किसी बिल्डर का, या मेरा पेन भी हो सकता है, मगर मैं काफ़ी टाइम से कॉमर्शियल के लिए तो बोल ही रहा था, मगर कॉमर्शियल की पेन मैंने डायरेक्ट बताई है आपको, जो एक्चुअल पेन है, ठीक है, क्योंकि रेजिडेंशियल के भी बायर हैं हम। मैंने आपको बताया ना, जो प्रोडक्ट आप खरीदो और आप उसे यूज़ करके देखो, तभी तो आपको पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट कैसा है। तो
रेजिडेंशियल और कमर्शियल की जो पेन थी वो तो अलग है, उसके अलावा जो कमर्शियल में बिल्डर परेशान कर रहा है वो भी मैंने आपको बताया। तो हमने सारा निचोड़ रखा है अपने ज्ञान का, राइट। जिससे कि अगर हम गड्ढे में गिरे हैं तो सामने वाला गड्ढे में ना गिरे। बिल्कुल। अगर आपका भी कोई सवाल है रियल एस्टेट से लेकर, चाहे वो नोएडा हो, एनसीआर हो, गुड़गांव हो या आसपास के कोई भी इलाके हो, तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपका सवाल, हम आपका क्वेश्चन मनोज जी तक ज़रूर पहुंचाएंगे और आपको एक राइट प्रॉपर्टी तक लेके जाना हमारा काम है। धन्यवाद।